हेलो एवरीवन, इजी सॉल्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मतलब जो आपका सॉलिड स्टेट है उसका लेक्चर नंबर 4 होगा। आज लेक्चर नंबर कितना 4। तो लेक्चर नंबर 1 में हम सॉलिड के बारे में देखे थे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। तो वहाँ क्रिस्टलाइन सॉलिड आया था और एमॉर्फस आया था। फिर देखिए टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 टाइप्स का था, जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड है, मेटेलिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड और नेटवर्क और कोवेलेंट सॉलिड। तो ये सारी बात हम लोग सीख चुके हैं, एक एक चीज करके बता चुके हैं आपको। और आज जो इंपॉर्टेंट टर्म शुरू होने वाला है वो है लेटिस, क्रिस्टल लेटिस और यूनिट सेल। क्रिस्टल लेटिस और यूनिट सेल। तो क्रिस्टल लेटिस में आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे क्या होता है और उसके आधार पे यूनिट सेल कैसे बनाया जाता है, कैसे क्या होता है यूनिट सेल। और ये जो पोर्शन आज का जो है, यहाँ से सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो ऑब्जेक्टिव। जैसे सॉलिड स्टेट एक चैप्टर है जो कि बहुत पहले इससे बहुत सारे नंबर पूछे जाते थे, लेकिन अब जो है कभी 3 नंबर, कभी 4 नंबर, कभी 5 नंबर, मतलब ये भी चैप्टर आपका 5 नंबर्स के लिए है। लेकिन 2 मार्क्स कभी कभी न्यूमेरिकल पूछता है इससे, जो कि आपका पैकिंग इफिशिएंसी पढ़ाएंगे इसके बाद का लेक्चर में, जो वहाँ पे मतलब जो है उसके आधार पे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं न्यूमेरिकल्स। तो अभी जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है आपका यूनिट सेल और आपका क्रिस्टल लेटिस। यूनिट सेल और क्रिस्टल लेटिस। तो आपको समझाते हैं यूनिट सेल आखिर होता क्या है। आप सिंपल वे में समझे तो यूनिट सेल को देखिए, क्या है यूनिट सेल। जैसे मान लिया जाए इस तरह से एटम स्पेस में सजे हुए हैं, जमीन पे नहीं, ये टूट चुका है थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे वो आपका स्पेस पर होगा। कहाँ पे होगा? स्पेस में होगा। तो सॉरी, तो इस टाइप का संरचना होता है आपका इस तरह से, ठीक है। तो कहने का मतलब इसको स्पेस में रखा जाए। कहाँ रखा जाए? इस पे एक लेयर और देंगे तो इसमें टोटल आपका 8 कॉर्नर आना चाहिए। 1 मिनट उसको हम निकाल लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो समझिए यूनिट सेल क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये जो स्फीयर दिख रहा है, ये जो गोला दिख रहा है आपका, इसको मान लें आप कि ये जो गोला है आपका, इसको आप मान लीजिए कि एटम है। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं। इसको यदि हम मान लें कि ये क्या है आपका, जो गोल गोल दिख रहा है, ये वाला बॉल जो है आपका रबर बॉल, ये आपका मान लिया जाए आपका जो है एटम से ये बना हुआ है, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि इसको हम स्पेस में रखें। कहाँ रखें? स्पेस में रखें। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको यूनिट सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? यूनिट सेल। इसी को कहा जाता है यूनिट सेल कहा जाता है। इसको क्या बोलेंगे? यूनिट सेल। और इस यूनिट सेल पर, इस यूनिट सेल में इसी टाइप का और यूनिट सेल जोड़ा जाए, मतलब इसमें कितने फेसेस होते हैं? टोटल जो है 6 फेस होता है। किसी भी यूनिट सेल लीजिए, उसमें कितने फेस होंगे? 6 फेस। कैसे? एक फेस इधर हो गया, ये हो गया दूसरा फेस, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां और ये 6ठा। टोटल फेस जो होता है यूनिट सेल में कितने होते हैं? 6 फेस होते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो जो बातें आपको बताई जा रही है उसको आप ध्यान पूर्वक समझें और देखें। क्योंकि जब क्वेश्चन बनाए जाते हैं, छोटी छोटी बातों से आपका क्वेश्चन बन जाता है आपका। उसमें हम सोचते हैं, हम बड़े बड़े चीज पढ़ के जाते हैं और जो छोटी छोटी बातें होती है उस पर हम ध्यान नहीं देते, जिसके वजह से दिक्कत हो सकता है। तो यूनिट सेल है, ये क्यूबिक है मान लिया जाए। और कहने का मतलब इसमें यदि पूछा जाए कितने फेस होते हैं तो 6 फेस होगा। कितना फेस होगा आपका? टोटल 6 फेसेस हैं। कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं। इसमें आपका 6 फेस है, ठीक है। 6 फेस कैसे आपको बता दिया गया था, अभी बताए थे आपको कि इसमें कितने फेस हैं आपका। टोटल आपका 6 फेस हैं। 6 फेस कैसे आपको बताए थे
कि एक फेस ये होता है, एक फेस इधर होता है, इधर इधर सब मिला कितना 6 फेस होता है। और इसमें कॉर्नर की बात करें तो टोटल कॉर्नर आएगा आपका 8 कॉर्नर आएगा। कितना आएगा? टोटल कॉर्नर आएगा 8 आएगा, है ना। और इसका किनारा जो होता है 12 होता है, 12 किनारा होंगे, ठीक है। तो इस तरह की बात है। तो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लेटिस होता है। क्रिस्टल लेटिस का जो सबसे छोटा भाग होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं। यूनिट सेल को आपको एग्जाम में कभी कभी यूनिट सेल ही लिखेगा हिंदी में, जैसे जो हिंदी मीडियम का बच्चे हैं हिंदी में क्या बोलेगा? यूनिट सेल। या यूनिट सेल का हिंदी होता है एकक कोष्ठिका। क्या होता है? एकक कोष्ठिका भी होता है। क्या होता है? एकक कोष्ठिका। तो आपका क्रिस्टल लेटिस जो होता है 3 डायमेंशनल एटम्स का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब उस क्रिस्टल का जो सबसे छोटा भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? उसी को बोलते हैं हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं। रही बात यूनिट सेल का, तो यूनिट सेल को 2 भागों में बांटा गया है। यूनिट सेल कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों। एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, एक क्या होता है? प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसको हिंदी में बोलते हैं आधी एकक कोष्ठिका। और दूसरा होता है आपका सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या होता है? सेंटर्ड यूनिट सेल। और सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब होता है आपका केंद्रीय मतलब क्या है? सेंटर्ड यूनिट सेल। यूनिट का मतलब एकक बताए तो केंद्रित एकक कोष्ठिका बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो आपको तो लैंग्वेज चाहिए तो लैंग्वेज पहले लिखवा देते हैं, फिर से उसको क्या करेंगे? समझा देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे बताएंगे कि किस मतलब स्ट्रक्चर में, किस टाइप के स्ट्रक्चर में कितने एटम्स मैक्सिमम होते हैं, कितने, और उसका फेस पे जो है कितने एटम्स रहते हैं, कॉर्नर पोजीशन का जो कंट्रीब्यूशन है एटम्स का वो कितना है। तो ये सारे चीज के बारे में क्या करेंगे? हम लोग डील करेंगे। तो फिर पढ़ेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल कितने प्रकार, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सेंटर्ड यूनिट सेल आपको बताया जाएगा, ये 3 टाइप्स का होता है, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर और आपका एक होता है इंड सेंटर होता है। क्या होता है? इंड सेंटर। और सभी में देखेंगे हाउ मेनी एटम्स प्रेजेंट, कितने परमाणु उपस्थित होते हैं। तो क्वेश्चन जो यहाँ पे आता है वो आता है, जैसे मान लीजिए बॉडी सेंटर यूनिट सेल दे दिया, बोल देगा बॉडी सेंटर यूनिट सेल में टोटल एटम्स कितने होते हैं, टोटल परमाणु कितने होते हैं, कितने रह सकते हैं, कितने एग्जिस्ट कर सकते हैं, फेस सेंटर में कितने रह सकते हैं, और एक प्रिमिटिव में बताता है प्रिमिटिव में कितने रह सकते हैं। तो इस तरह की बात है। तो ये सारे चीज हम लोग पढ़ेंगे जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेगा बनाने में। ऑब्जेक्टिव में आपको दिक्कत नहीं होने वाला। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अभी कि भाई यूनिट सेल क्या होता है और क्रिस्टल लेटिस क्या होता है। तो सबसे पहले क्रिस्टल लेटिस आपको बता दिया जाएगा, उसके बाद फिर यूनिट सेल पढ़ा देंगे। और यूनिट सेल बताने के बाद टाइप्स ऑफ यूनिट सेल सीखेंगे। और सीखने वाले हैं आज हम लोग कि मतलब किस स्ट्रक्चर में, किस टाइप का क्यूबिक स्ट्रक्चर में कितने एटम्स होते हैं, जैसे बॉडी सेंटर में कितने होते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने होते हैं और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने होते हैं, जो कि आपका बोर्ड के लिए बहुत ही लाभदायक है। और इसको आप ध्यानपूर्वक देखें, पूरा वीडियो को देखें, स्किप ना करें, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने जा रहा है। तो चलिए इस लॉकडाउन की स्थिति में आपके लिए मेहनत कर किया जा रहा है, आप इसका लाभ उठाएं और अधिक से अधिक बच्चों तक इसको पहुंचाएं ताकि वो लोग भी क्या कर सके, लाभ उठा सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी की मतलब यूनिट सेल क्या होता है और क्रिस्टल लेटिस क्या होता है। अब देखिए कुछ लैंग्वेज है जिसको हमें आपको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, क्रिस्टल लेटिस क्या है, क्रिस्टल लेटिस किसको बोलेंगे वो समझने की कोशिश करते हैं। तो यूनिट सेल को जब हम लोग स्पेस में 3 डायमेंशन, रेगुलर 3 डायमेंशन में उसको अरेंज करें तो वही आपका क्रिस्टल लेटिस है। वही क्या आपका क्रिस्टल लेटिस है। मतलब ये जो होता है 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन का मतलब इसको बोलेंगे हम लोग वाई एक्सिस, इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस, और ये जो है आपका इसको बोलेंगे जेड एक्सिस। 3 एक्सिस और हियर इसको बोलते हैं हम लोग 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन इस बोर्ड में नहीं लिखा जा सकता। 3 डायमेंशन वर्चुअली यहाँ पे लिख सकते हैं लेकिन रियली नहीं लिख सकते हैं। और ये स्पेस में होता है, ये कहाँ होता है आपका स्पेस में होता है। कहने का मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, और ये आपका जेड एक्सिस है जो आपके तरफ है इनवर्ड यू। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो है 3 डायमेंशन अरेंजमेंट होगा। मतलब एक सोची समझी चीज है ना, एक कॉन्सेप्ट है जिसको मानना पड़ेगा आपको, है ना। तो 3 डायमेंशन मतलब ए रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट
ए रेगुलर 3-dimensional अरेंजमेंट ऑफ ए पॉइंट इज कॉल्ड लेटिस या क्रिस्टल लेटिस, और क्या बोल सकते हैं इसको, क्रिस्टल लेटिस बोल सकते हैं। उसके बाद जो यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल होता है आपका द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लेटिस, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लेटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। यहाँ पे देखेंगे बच्चे हिंदी नहीं लिखा हुआ, हिंदी आप लिख सकते हैं, मैं बोल देता हूँ, आप क्या करेंगे कॉपी कलम लेके बैठिएगा। जो हिंदी मीडियम का है वो हिंदी मीडियम मतलब हिंदी में भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। तो सबसे पहला है क्रिस्टल लेटिस, इसको हिंदी में कहा जाता है क्रिस्टल जालक। ध्यानपूर्वक सुने, क्रिस्टल लेटिस का हिंदी होता है क्रिस्टल जालक। तो आप पहले लिख लेंगे क्रिस्टल लेटिस, उसके बाद ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, क्रिस्टल जालक। या फिर सिर्फ हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, क्रिस्टल जालक बोलते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टल जालक क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ ए रेगुलर 3-dimensional अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। अब यहाँ पे बात आता है पॉइंट्स क्या है। यहाँ पे पॉइंट जो है, पॉइंट किसको कहा गया, पॉइंट। तो पॉइंट का मतलब आपका हो सकता है एटम हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर आयंस हो सकते हैं। या आ रहा है समझ में। तो पॉइंट्स का मतलब यहाँ जो है, पॉइंट्स का मतलब है ये आपका एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, या फिर आयंस हो सकता है। तो याद कीजिएगा, ए रेगुलर 3-dimensional अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड लेटिस। ए रेगुलर 3-dimensional अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड व्हाट, क्रिस्टल लेटिस। ओके, अब यहाँ पे इसका हिंदी यदि आप जानना चाहते हैं तो क्या बोलिएगा, अणुओं के या फिर बिंदुओं के। यहाँ पे पॉइंट्स का मतलब अणु बोलिए, आयन मतलब आप अणु बोल सकते हैं, या फिर बिंदु लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बिंदु, यानी कि बिंदुओं के नियमित त्रिविमीय व्यवस्था को, यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, अणुओं के या फिर बिंदुओं के। इसका हिंदी चलिए लिख लेंगे आप लोग, बिंदुओं के नियमित त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। याद हो गया होगा, अणुओं के नियमित त्रिविमीय व्यवस्था को क्या कहते हैं, आपका क्रिस्टल जालक कहते हैं। या त्रिविमीय का मतलब 3-dimensional अभी आपको दिखाए थे। तो 3-dimensional फिगर जो है हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसका 2 डायमेंशन पॉसिबल है। यहाँ पे पृथ्वी पर जो भी चीजें हैं, अर्थ पर जो भी चीजें हैं, वो 2 डायमेंशन में है। कितने डायमेंशन में है, 2, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। और जो जेड एक्सिस होता है उसको हम प्लॉट नहीं कर सकते हैं यहाँ पे अर्थ पे, तो इसलिए बोर्ड पे भी जो भी लिखते हैं ये 2-dimensional होगा, 3-dimensional कभी नहीं हो सकता है। तो याद रखेंगे, रेगुलर 3-dimensional अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस और एटम्स, व्हाटएवर, मतलब जिससे भी आपका बना रहेगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। जैसे NaCl है तो NaCl रहेगा तो यहाँ पॉइंट क्या होगा, आयंस होगा। C6H6 ये क्या है आपका, बेंजीन, C6H6 बेंजीन। तो यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स, पॉइंट्स की जगह क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होगा। यदि आपका ये लोहा है, ये मान लिया एल्युमिनियम है, तो इसमें सिर्फ क्या है, एटम्स। तो जो जिससे बना हुआ है उसको यहाँ पे पॉइंट्स बोला गया। तो ए रेगुलर 3-dimensional अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटिस। मतलब बिंदुओं के नियमित त्रिविमीय व्यवस्था को क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। एक बार और सुन लें आप, अणुओं के नियमित त्रिविमीय व्यवस्था को क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब इसी से निकल के आता है यूनिट सेल। यूनिट सेल को आप यूनिट सेल हिंदी में लिख सकते हैं, या इसको बोलते हैं इकाई सेल। क्या बोलेंगे, इकाई सेल। यहाँ सेल का मतलब कोई बैटरी से रिलेटेड नहीं है ना, यहाँ पे सेल कोई डिवाइस नहीं है। सेल का अलग अलग जगह अलग अलग मीनिंग होता है, सेल का अलग अलग जगह अलग अलग मीनिंग होता है। यहाँ पे सेल, इसको कोष्ठिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोष्ठिका। और यूनिट का मतलब इकाई, यूनिट का मतलब इकाई तो बोलते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ बोलेंगे एकक। यूनिट का मतलब एकक, सेल का मतलब कोष्ठिका। मतलब यूनिट सेल का मतलब हो गया एकक कोष्ठिका। क्या हो गया, यूनिट सेल का मतलब एकक कोष्ठिका। ये क्या है,
द स्मॉलेस्ट पोर्शन, पोर्शन का मतलब भाग होता है, ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटा भाग, जो अभी दिखाए थे आपको, तो स्मॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा भाग। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे आप, यहाँ पे आप बोल सकते हैं द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल, मतलब क्रिस्टल जालक के सबसे छोटा भाग को आप लिखना चाहते हैं हिंदी तो क्या लिखेगा, क्रिस्टल जालक के सबसे छोटा भाग को, क्रिस्टल जालक के सबसे छोटा भाग को क्या कहते हैं, एकक कोष्ठिका कहते हैं। क्या कहते हैं, एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो इसको ध्यान देंगे और याद भी रखेंगे। तो जो हिंदी वाले हिंदी भी लिख सकते हैं, दोनों लैंग्वेज बता दे रहा हूं। अब यदि आपसे कोई पूछे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं, मतलब एकक कोष्ठिका के प्रकार, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यू शुड रिमेंबर दैट there are 2 types of unit cell. First one primitive unit cell, second one centered unit cell. अब यहाँ प्रिमिटिव को हम सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं, सरल एकक कोष्ठिका। सिंपल मतलब यहाँ क्या है, सरल, उसको हम प्रिमिटिव यहाँ पे लिखे हैं। तो प्रिमिटिव को आप सिंपल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सिंपल। तो एक एक शब्द को ध्यान देंगे, सेंटेंस को ध्यान देंगे, आप नोट करते जाएंगे। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब होता है आधी एकक कोष्ठिका, या इसी का दूसरा नाम है सिंपल यूनिट सेल। ओके। और सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब, सेंटर का मतलब क्या होता है, केंद्र। सेंटर का मतलब क्या होता है, केंद्र होता है। और यहाँ सेंटर्ड है, सेंटर का मतलब हुआ केंद्रित। तो सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब केंद्रित एकक कोष्ठिका। क्या बोलेंगे बच्चे, केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो याद रखिएगा आप, यहाँ पे याद रखना है आपको कि जो है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल आपको पूछे तो आप बोल सकते हैं यूनिट सेल 2 टाइप्स के होते हैं। पहला प्रिमिटिव यूनिट सेल, आप याद करते जाएं, बाद में याद करने के लिए कोई मतलब आपके पास टाइम नहीं रहेगा, तो अभी याद कर लें। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, तो बोलेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। फर्स्ट प्रिमिटिव यूनिट सेल, सेकेंड सेंटर्ड यूनिट सेल। हिंदी वाले बोलेंगे एकक कोष्ठिका कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला आधी एकक कोष्ठिका, दूसरा क्या है यहाँ पे, केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित एकक कोष्ठिका आप आराम से इसको राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे पॉइंट्स का मतलब बता चुके हैं कि पॉइंट्स को एटम्स बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स या आयन, मतलब जो क्रिस्टल जिससे बना होगा। तो यहाँ पे पॉइंट्स का मतलब यहाँ एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर आयन्स हो सकते हैं। ठीक है। अब प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, यहाँ समझने की बात है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है द unit cell in which constituent particles are present only one at the corner position. At the corner position is called primitive unit cell. तो याद रखेंगे, the unit cell in which constituent particles are present in only one at the corner position. At the corner position is called primitive unit cell. इसका मतलब होता है कि वैसे एकक कोष्ठिका, जिसको हिंदी चाहिए लिख सकते हैं वैसे, इसका हिंदी प्रिमिटिव यूनिट सेल मतलब एकक, आधी एकक कोष्ठिका का हिंदी, या फिर इसका प्रिमिटिव यूनिट सेल का हिंदी क्या होता है, आधी एकक कोष्ठिका। ठीक है। इसका परिभाषा क्या होगा हिंदी में, कि वैसे एकक कोष्ठिका लिख सकते हैं, चलिए लिखिए, वैसे एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण सिर्फ कोनों पर उपस्थित हो। कहां उपस्थित हो, कोनों पर उपस्थित हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं आधी एकक कोष्ठिका। क्या बोलते हैं हम लोग, आधी एकक कोष्ठिका। तो याद रखेंगे बच्चे, द यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर पोजिशन इज कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल। वैसे एकक कोष्ठिका, वैसे एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण सिर्फ कोनों पर उपस्थित हो, तो उसे क्या कहते हैं, आधी एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो मेरे साथ यदि चलेंगे आप, तो आपको सीधा याद होते जाएगा। आपको घर में बैठ के अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसको और यदि हम डीपली समझाएं कि ये क्या होता है, तो चलिए एक यूनिट सेल बना के दिखाते हैं आपको। एक यूनिट सेल बना के दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से जो पॉइंट्स है या फिर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो सिचुएटेड होता है, यानी कि उपस्थित रहता है।
जैसे मान लिया जाए इस तरह से फिगर बना रहे हैं किसका, प्रिमिटिव यूनिट सेल का, ठीक है। इसको मान लें एक यूनिट सेल है, एक क्यूब है, एक क्या आपका, एक क्यूब है। चलिए आप समझिए, एक क्यूब है। अब इसमें जो कॉर्नर है, टोटल 8 कॉर्नर है। कितने कॉर्नर है? इसका नामकरण यदि करें तो नाम लिख सकते हैं इसका ए बी, यहां से शुरू करेंगे हम लोग। ए हो गया, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये एफ हो गया, और ये हो गया जी, और ये हो गया एच। टोटल कितने हैं? 8। गिनिए, 1 2 3 4 5, अच्छा, ई एफ जी और एच दिखाई दे रहा है। चलिए थोड़ा छोटा हो रहा है, कोई बात नहीं। तो टोटल जो कॉर्नर होते हैं इसमें, टोटल कॉर्नर आपका 8 होते हैं। एक कॉर्नर, 2 3 4 5 6, एक 7 और एक 8 कॉर्नर है। तो यदि एटॉम्स यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ओनली रहेगा सिर्फ कहां पे, कोना पे, यहां पे जो बड़ा सा गोल कर रहे हैं ये है आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसी को बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ये क्या आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिसको अभी कण बोलते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं, साफ साफ देख सकते हैं कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है ओनली एट कॉर्नर पोजीशन है, सिर्फ कहां पे है, कोनों पर उपस्थित है। तो इसका नाम हो जाएगा प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल आया समझ में? आधी का कोशिका मतलब एटम सिर्फ कहां रहेगा, कॉर्नर। तो ये फिगर को यदि याद रखेंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं आप, द यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली वन एट कॉर्नर पोजीशन इज कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल। इट मींस, हिंदी में क्या बोलेंगे आप लोग, वैसे एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण, वैसे एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण सिर्फ कोनों पर उपस्थित हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, आधी एकक कोशिका कहते हैं या सरल एकक कोशिका कहते हैं। इसका फिगर यहाँ पे आपका, इसका फिगर यहाँ पे है, आप इसको साफ साफ देख सकते हैं। यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है जिसको एटॉम्स बोलिए, आयंस बोलिए, यदि आयनिक रहेगा, आयंस रहेगा तो आयंस होगा, मॉलिक्यूल। क्या बोल रहे हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। पहले भी बता चुके हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब होता है अवयवी कण होता है। क्या होता है? अवयवी कण, ठीक है। तो ये प्रिमिटिव यूनिट सेल का क्या है, आपका फिगर है। अब नेक्स्ट आता है आपका सेंटर यूनिट सेल। सेंटर यूनिट सेल आखिर होता क्या है, सेंटर यूनिट सेल कैसे बनता है, व्हाट इज सेंटर यूनिट सेल? तो आप बोल सकते हैं द यूनिट सेल इन विच वन और मोर देन वन। क्या बोल सकते हैं? द यूनिट सेल इन विच वन और मोर देन वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन सेंटर, present in center other than the corner position, other than the corner position is called what? Center unit cell. सेंटर यूनिट सेल का मतलब, मान लीजिए कोई प्रिमिटिव यूनिट सेल है। अब प्रिमिटिव यूनिट सेल में आपका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ कोना पे होता है, कॉर्नर पोजीशन पे होते हैं। यदि कॉर्नर पोजीशन पे तो रहेगा ही, उसको उसके अतिरिक्त एक्सेप्ट कॉर्नर पोजीशन, यदि आपका जो एटॉम यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है उसके कोई सेंटर में भी रहेगा, जैसे फेस होता है, जैसे कोई भी यूनिट सेल है उसका फेस होता है, बॉडी होता है, बॉडी का मतलब यहां अंता बोलेंगे या इंड होता है। तो वहां के जो सेंटर है, जैसे बॉडी के सेंटर में हो या फेस के सेंटर में एटॉम प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर यूनिट सेल। क्या बोलते हैं उसको? सेंटर यूनिट सेल। समझ में आ रहा है बात, है ना? मेरे पास अभी फिगर अवेलेबल नहीं तो बता देते। चलिए फिर भी ट्राई करते हैं हम लोग।
नहीं पॉसिबल नहीं है। बॉल से हम समझा सकते थे, वो टूट गया सब, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी समझने की कोशिश करें, समझ में आ जाएगा। तो याद रखिए, अभी इसका कोई हिंदी खोजेगा कि भाई इसका हिंदी क्या होता है। द यूनिट सेल इन विच वन और मोर देन वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन सेंटर अदर देन द कॉर्नर पोजीशन इज कॉल्ड सेंटर यूनिट सेल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि वैसे एका कोष्ठिका जिसमें, वैसे एका कोष्ठिका, जिनको हिंदी चाहिए चलिए लिख ले, वैसे एका कोष्ठिका जिसमें एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक अवयवी कण, अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त, कोनों के अतिरिक्त केंद्र में उपस्थित हो, कोनों के अतिरिक्त उसके केंद्र में उपस्थित हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो उसे केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो वही तो लिखा हुआ यहाँ पे, द यूनिट सेल इन विच वन और मोर देन वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सेंटर अदर देन द कॉर्नर पोजीशन इज कॉल्ड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो आप बोल सकते हैं कि वैसे एकक कोष्ठिका, वैसे एकक कोष्ठिका जिसमें एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त, कहां, कोनों के अतिरिक्त केंद्र में उपस्थित हो, तो उसे क्या कहते हैं, केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। अब यहां पे देखिए, इसका फिगर से समझाते हैं। चलिए फिगर से समझिए, मजा आ जाएगा, फिगर से आपको और बेहतरीन समझ में आएगा। तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, प्रिमिटिव यूनिट सेल में सिर्फ, यदि कोई पूछेगा प्रिमिटिव यूनिट सेल में एटम सिर्फ कहां पे प्रेजेंट होता है, तो कॉर्नर पे होता है। सेंटर्ड यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहां पे उपस्थित होता है, तो कोनों को छोड़ के और कहां रहता है, कोनों के अतिरिक्त और कहां पे रहता है, इसका आपका केंद्र में रहता है। तो कैसे इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे फिगर से, वो देखिए। जैसे मान लिया जाए एक यूनिट सेल बनाएंगे हम लोग, बहुत ही सिंपल है। ड्राइंग अच्छा नहीं हो रहा है बच्चे, चलिए कोशिश करते हैं आपको समझाने का, उम्मीद करते हैं समझ में आ जाएगा आपको। ज्वाइन कर दीजिए सबको, क्यूब तो सबको बनाने आता ही है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है, सॉरी। इसको इससे मिला दीजिए, इस तरह से हो गया है ना। अब इसका नेमिंग यदि करें हम, तो इस कॉर्नर को ये मान लें, ये बी, ये सी और ये डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ, ये हो गया जी और ये हो गया एच। ओके, तो टोटल कॉर्नर कितने होते हैं क्यूब में, 8 होते हैं, वो हम इंडिकेट कर दिए। अब मान लीजिए जो एटम्स जो है यहाँ कोना पे तो रहेगा ही, कॉर्नर पोजीशन को छोड़ के बात कर रहे हैं, कॉर्नर पे तो एटलीस्ट रहेगा ही, जितने भी कॉर्नर है सभी जगह रहेगा। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब जिससे ये बना होगा वो तो कॉर्नर पोजीशन पे रहेगा ही। ये आपका जो गोल गोल दिख रहा है यहाँ पे जो पॉइंट आउट किए हैं, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है। अब यहां पे देखिए आपको कहां कहां दिख रहा है, कॉर्नर पोजीशन पे तो आपको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दिख रहा है। अब इसमें टोटल यदि देखा जाए, इसमें टोटल यदि देखा जाए कितने फेस होते हैं, तो टोटल जो है आपका फेस होता है 6। देखिए एक फेस आपका ये हो गया, ध्यान से समझने की कोशिश करें, एक फेस तो आपका ये हो गया, दूसरा फेस आपका ये हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा तीसरा फेस, ये हो गया तीसरा फेस, ये हो गया चौथा फेस, 4 नंबर फेस, फोर्थ फेस हो गया, और ये हो जाएगा फिफ्थ, 5वां फेस, ये वाला हो जाएगा, और 6ठा नंबर फेस आपका ये हो जाएगा। टोटल फेसेस कितना है, 6 है। तो याद रखिएगा यूनिट सेल में फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं।
अभी एक्चुअली ये यूनिट सेल है। अभी यदि देखा जाए तो आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ पे है, कॉर्नर पे है, तो ये आपका यूनिट सेल है। ये अभी आपका यूनिट सेल है, ये आपका यूनिट सेल है अभी, ये आपका यूनिट सेल है अभी, ठीक है। ये आपका यूनिट सेल है अभी। ये क्या है आपका यूनिट सेल है। अब मान लिया कोनों को छोड़कर व्हाइट हो गया, कॉर्नर पोजीशन को छोड़कर यदि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किसी सेंटर में हो, जैसे फेस हो गया तो फेस के सेंटर में रह सकता है। बॉडी मतलब आपका यूनिट सेल के बीचों बीच होता है, मतलब यूनिट सेल का बीच वाला जो भाग है बल्क में जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं बॉडी। तो कहने का मतलब यदि कोनों को छोड़ के यदि एटॉम्स मान लिया जाए इसके सेंटर में प्रेजेंट रह सकता है, बॉडी के सेंटर में रह सकता है, या इस फेस के सेंटर में रह सकता है, इस फेस के सेंटर में रह सकता है, इस फेस के सेंटर में रह सकता है। अब ये हो गया आपका सेंटर्ड यूनिट सेल हो गया, मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपका कहां पे, कॉर्नर पोजीशन पे तो है ही, लेकिन उसको छोड़कर और कहां पे है, आपका सेंटर में है, सेंटर पोजीशन में भी है। तो अब इसका नाम पड़ जाएगा बच्चे, अब इसका जो है नाम पड़ेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं व्हाट, इसको कहा जाता है आपका सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। तो ये हो गया आपका सेंटर्ड यूनिट। अब समझ में आ गया होगा, हिंदी भी बता दिया गया है इसका, है ना। वैसे एक कोशिका जिसमें एक या एक से अधिक अवयवी कण केंद्र, मतलब एक या एक से अधिक अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त उसके केंद्र में उपस्थित हो तो उसे क्या कहते हैं, केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों बता दिया गया है। आप क्या करेंगे, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे, जल्दी से इसको लिख देंगे, और हम लोग बात करेंगे किस पे, सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, इसके बेसिस पर हम लोग बात करेंगे। और एक न्यू चीज और बताने जा रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि कौन सा सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने एटॉम्स होते हैं। जैसे प्रिमिटिव यूनिट सेल में यदि आपको पूछा जाए कितने एटॉम्स होते हैं, तो कोई भी देख के बोलेगा नहीं 8 कॉर्नर है, 8 पर आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, तो कितना होगा, 8 होगा। नहीं, गलत है। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देखा जाएगा कि यूनिट सेल के अंदर कितना, मतलब किसी एटॉम का कितना भाग अंदर है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद आगे बताते हैं। तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं आपका कि सेंटर्ड यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो यूनिट सेल देखिए 2 टाइप्स होता है, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड। प्रिमिटिव का कोई टाइप्स नहीं होता है, क्योंकि वहां पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, अवयवी कण है, वो सिर्फ कहां पे होता है, कॉर्नर पोजीशन पे होता है, यानी कि कोनों पर सिर्फ होता है। तो वहां पे तो कोई टाइप्स का रास्ता ही नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन आपका सेंटर्ड यूनिट सेल का टाइप्स होता है। तो टाइप्स ऑफ, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। ये कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। आपको बता देते हैं। पहला जो होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को बीसीसी भी बोलते हैं। उसके बाद होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस का मतलब चेहरा होता है, लेकिन यहां फलक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फलक।
तो मेरे साथ लिखते जाएंगे। केंद्रित एकक कोशिका के प्रकार, पहला बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसका हिंदी आप लोग लिखेंगे अंतः केंद्रित एकक कोशिका, अंतः केंद्रित एकक कोशिका। दूसरा है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसका हिंदी होता है फलक केंद्रित एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका। और 3 नंबर जो है वो है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको बोलते हैं अंत्य। इंड का मतलब क्या होता है? अंतिम, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। तो एक बार और फिर रिपीट कर देता हूं, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। तो टाइप्स ऑफ व्हाट? सेंटर्ड यूनिट सेल, ये 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल। फर्स्ट वन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतः केंद्रित एकक कोशिका। दूसरा है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसका हिंदी होता है फलक केंद्रित एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका। और 3 नंबर है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इसका मतलब होता है अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। अब बात आता है कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है और इसमें कितने नंबर्स ऑफ एटम्स होंगे, टोटल नंबर्स ऑफ एटम कितने प्रेजेंट होंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे उठता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में वो यहीं से पूछते हैं कि मान लिया आपको पूछ दिया बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में आपका बॉडी में एटम्स का कंट्रीब्यूशन, योगदान, कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? योगदान कितना होता है? 100%, 50%, 25%, इस टाइप का आपको क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं, बना के देखते हैं इसको। ठीक है, आसानी से बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो है आपका 1 नंबर बनाते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट। यहाँ बॉडी का मतलब शरीर मत बोलिएगा, है ना। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको बोलते हैं अंतः केंद्रित एकक कोशिका। ये क्या होता है इसको पहले डिफाइन करते हैं। इसको क्या करते हैं हम लोग? डिफाइन करते हैं। तो आप बोल सकते हैं द यूनिट सेल इन विच in which one constituent particle present in body center या सेंटर ऑफ बॉडी, या फिर क्या बोल सकते हैं? बॉडी सेंटर, सेंटर ऑफ बॉडी, या फिर क्या बोल सकते हैं आपका बॉडी सेंटर, अदर देन कॉर्नर पोजीशन इज कॉल्ड बॉडी सेंटर यूनिट सेल। जिनको हिंदी है, जिनको हिंदी में लिखना है वो भी लिख सकते हैं। तो क्या है यहाँ पे, क्या लिखवा है यहाँ पे? द यूनिट सेल इन विच वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर अदर देन कॉर्नर पोजीशन इज कॉल्ड बॉडी सेंटर यूनिट सेल। मतलब वैसे एकक कोशिका जिसमें एक अवयवी कण, वैसे एकक कोशिका जिसमें एक अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त, किसका अतिरिक्त? कोनों के अतिरिक्त उसके अंतः केंद्र में उपस्थित हो, कोनों के अतिरिक्त उसके अंतः केंद्र में उपस्थित हो, तो उसे अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। फिर एक बार रिपीट करता हूं, आप लोग लिखिए, वैसे एकक कोशिका जिसमें एक अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त उसके अंतः केंद्र में उपस्थित हो, तो उसे अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं। इतना हो जाने के बाद हमें पता करना है कि भाई टोटल एटम्स कितने होते हैं।
यदि बॉडी सेंटर की बात करें तो टोटल एटम्स कितने होते हैं? टोटल एटम्स 2 होते हैं, मतलब टोटल नंबर्स ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर इज इक्वल टू 2 होता है। अब बोले कैसे, इसको प्रूव करना पड़ेगा, तो चलिए पहले लिख लेते हैं। तो अभी जो VVI है यहाँ पे, VVI मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट अभी लिखवा रहा हूं। इसके अंदर जो पॉइंट्स आते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इज इक्वल टू 2। बात आती है यहाँ पे कि 2 कैसे आया, मतलब अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका में कुल परमाणुओं की संख्या, इसका हिंदी होता है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका में कुल परमाणुओं की संख्या बराबर 2 आया। कितना आया? 2। तो ये 2 कहां से आया, तो कैसे आया इसको प्रूफ करते हैं हम, ठीक है। जैसे मान लिया जाए बॉडी सेंटर बताते हैं, तो बॉडी सेंटर का जो आपका जो लैंग्वेज है उसको याद रखना पड़ेगा। बॉडी सेंटर होता क्या है आखिर, तो आपको बता दिया गया बॉडी सेंटर क्या है। सरस फिगर बनाएंगे, फिगर बनाने में कोई कोताही नहीं, बहुत ही आसान होता है। तो इसका यदि नेमिंग करें हम लोग बच्चे, तो इसको आप A बोल सकते हैं, इसको B बोल सकते हैं, ये C, ये D, ये E और ये F, ये G है और ये क्या है आपका H है। टोटल कॉर्नर कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो यहाँ पे समझिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पोजीशन में तो रहेगा ही, लेकिन इसके अतिरिक्त और कहाँ रहेगा? इसके बॉडी में। बॉडी का मतलब अंतः, अंतः का मतलब होता है बीचों बीच, अंतः का मतलब क्या होता है आपका? बीचों बीच, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पे जो है एटम्स कॉर्नर पोजीशन में तो रहेगा ही, कॉर्नर पोजीशन में तो रहेगा ही, लेकिन इसके अतिरिक्त और कहाँ रहना चाहिए? बॉडी, बॉडी के बीच में रहना चाहिए। अंतः केंद्र का मतलब होता है, मतलब इसके बीचों बीच, इसके बीचों बीच। बॉडी सेंटर को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। बॉडी सेंटर देखिए, ये होगा आपका बॉडी सेंटर, ये क्या है आपका बॉडी सेंटर। क्यों कि एटम्स जो है कॉर्नर पोजीशन, टोटल कॉर्नर कितना होता है? 8 होता है। आप देखने की कोशिश, समझने की कोशिश करें, मतलब आपका कोनों पे तो एटम है, तो टोटल कॉर्नर कितने? 8 है। तो 8 कॉर्नर पे तो एटम्स है ही, आप देख सकते हैं। लेकिन कोनों के अतिरिक्त एक एटम कहां दिख रहा है आपको? बीचों बीच दिख रहा है। एक एटम कहां दिख रहा है आपको? बीचों बीच दिख रहा है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन होगा बॉडी सेंटर का होगा, ये क्या है आपका? यही आपका बॉडी सेंटर है, यही आपका क्या है? बॉडी सेंटर। मतलब एटम्स कॉर्नर पोजीशन में तो है ही, लेकिन इसके अतिरिक्त और कहां पे है? बॉडी के बीच में है। मतलब इसको आप क्या बोल सकते हैं? बॉडी सेंटर यूनिट सेल। इसी कंस्ट्रक्शन को बना रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो कहने का मतलब कोनों के अतिरिक्त एक एटम कहां पे होगा? इसके बीचों बीच। तो ये हो गया आपका, इसका बॉडी हो गया। क्या हो गया? बॉडी। और यहाँ पे एटम्स का योगदान देखिए, कंट्रीब्यूशन देखिए, कितना % कहां पे होता है। तो कॉर्नर पे जो होता है एटम्स, कॉर्नर पे जो एटम्स होते हैं, ये होता है 1/8। 1/8 1/8 कहने का मतलब हुआ, यदि इसको परसेंटेज निकालें तो कितना प्रतिशत होगा? 1/8 का परसेंटेज निकालें तो 1/8 गुना 100, यानी कि 100/8 कितना % होगा बच्चे? 100/8 यानी कि 12.964 12.5% बोल सकते हैं। इसको काटेंगे तो कितना आएगा? यानी कि 12.5%। कहने का अर्थ है कि यहाँ कॉर्नर पे यदि एटम रखा जाए, कॉर्नर पे एटम रखा जाए, जैसे मान लिया जाए ये आपका, इसको, इस बोर्ड को यूनिट सेल मान लें, तो यदि कॉर्नर पे एटम रखेंगे
तो कॉर्नर पे जब एटम रखा जाएगा तो कितना भाग अंदर रहेगा? 1/8 भाग अंदर रहेगा, बाकी कहाँ रहेगा? बाहर रहेगा। तो बाकी बाहर रहेगा मतलब ये इसको बोल सकते हैं 12.5%। 12.5% जो है अंदर होता है, बाकी क्या होता है? बाहर। अब यदि आपको कोई पूछे कि यूनिट सेल में कॉर्नर पोजीशन पर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, तो 1/8 होता है। यदि भाग पूछे तो 1/8 होता है। परसेंटेज पूछेगा तो कितना होगा? 12.5%। कितना होगा? 12.5% जो है अंदर होगा, बाकी हिस्सा कहाँ होगा? बाहर होगा। क्योंकि ये कौन सा मतलब अरेंजमेंट है? 3D में है। ये क्या है आपका? 3D में। तो सभी जगह कितना होगा? जहां जहां कॉर्नर पे एटम है, इसका भागीदारी होगा आपका 1/8। लेकिन आप देखे थे, अभी फिगर आपको बताए थे, आप ही बताइए कि यदि यहाँ पे जो है, यहाँ पे कितना है? एक, मतलब पूरा का पूरा अंदर है, इसका कोई भी भाग बाहर नहीं होगा, इसका कोई भी भाग बाहर नहीं होगा, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 100%। यानी कि इसको आप कितना बोल सकते हैं? एक का मतलब है आपका 100%। तो यदि कंट्रीब्यूशन बोलेगा कि बॉडी सेंटर यूनिट सेल में बॉडी में एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, तो बोलिएगा योगदान कितना होता है? 1 होता है। परसेंटेज में पूछेगा तो 100%। कितना अंदर है? तो कहने का मतलब टोटल एटम बराबर 2 क्यों आया, ये यहाँ सवाल उठता है। क्योंकि नॉर्मली बच्चे देखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट बोल देंगे अच्छा 8 कॉर्नर है तो 8 पर एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, एक एक एटम है, तो 8 इधर हो गया, और एक है बीच में, तो 8 हर एक कितना एटम हो गया? 9 हो गया। हाँ, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 3D अरेंजमेंट है, यहाँ पे कितना भाग अंदर है वो देखा जाता है, बाहर से मतलब नहीं है। कॉर्नर पोजीशन पे एटम रखे तो कितना आपका अंदर है, कितना बाहर है, ये देखा जाता है। जैसे आपको देखिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं फिर से कि मान लीजिए कॉर्नर पोजीशन पे हम एटम रखेंगे, कोना पे एटम रखेंगे, तो कोना पे एटम रखने के बाद, कॉर्नर पोजीशन पे एटम रखने के बाद, ये पूरा अंदर नहीं होता है, इसका कुछ भाग अंदर होता है, बाकी कहाँ होता है? बाहर होता है। इसीलिए यहाँ पे याद रखना है, ये बदलेगा क्या? ये कभी नहीं बदलने जा रहा है, ये कभी बदलेगा नहीं। ये कभी नहीं बदलेगा, ये अभी आपका कभी नहीं बदलेगा। तो इसको याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव यहां से भी क्वेश्चन पूछ देता है, उसमें आप मुंह फाड़ देते हैं, आप क्या करें? तो आपको तोड़ तोड़ के बताया जा रहा है, ध्यान देंगे कि यदि कॉर्नर पोजीशन पे कंट्रीब्यूशन पूछेगा एटम्स का, 1/8 भाग होता है। परसेंटेज में पूछेगा 12.5%। बॉडी में पूछेगा तो 1 बोलिएगा, परसेंटेज में पूछेगा तो 100%। अब यहाँ सवाल उठता है कि 2 कैसे आया? यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है वो कैसे आया, ये आपको प्रूव करना है। तो टोटल नंबर्स ऑफ कॉर्नर कितने हैं? 8 हैं। तो पहला निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर पोजीशन। सिंपल, कॉर्नर पोजीशन पर यदि देखा जाए कितने एटम्स हैं, तो टोटल कॉर्नर कितना है? 8 है। टोटल कॉर्नर कितना है? 8 है। और एक कोना पे एटम का भागीदारी कितना है? 1/8। जैसे एक बॉल का दाम है 5 रुपया, तो 5 बॉल का कितना हो जाएगा? 5 गुना 5 कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार यहां टोटल 8 कॉर्नर है, तो टोटल नंबर्स ऑफ एटम्स एट कॉर्नर पोजीशन निकालेंगे, मतलब कोनों पर परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगा। टोटल कोना कितना है? 8 है। और एक कोना पे कितना एटम है? 1/8। 1 कितना है? 8 है। तो टोटल एटम्स, टोटल कोना पे मिला के कितना एटम्स आएगा? 8 से 8 कटेगा, कितना होगा? 1 एटम। तो कॉर्नर पोजीशन पे कितना हो गया? 1 एटम हो गया। सिंपल। कैसे वो समझ में आ गया ना? टोटल कॉर्नर 8 है, एक कॉर्नर पे एटम्स का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8। तो 8 गुना 1/8 कितना आ जाएगा? 1 एटम, मतलब 1 परमाणु होता है। उसके बाद नंबर ऑफ एटम एट बॉडी सेंटर, बराबर 1 एटम। आप देख ही रहे कितना हो गया? 1 एटम।
तो टोटल एटम, तो बॉडी में कितना एटम है? एक एटम है। कॉर्नर पोजीशन पे कितना है? एक है। टोटल एटम्स, अब यहां पे देखिए ये नहीं आ गया, अब सबको जोड़ देंगे तो नहीं निकल जाएगा आपका कि टोटल नंबर्स ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर यूनिट सेल को बीसीसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीसीसी, बॉडी सेंटर यूनिट सेल इज इक्वल टू 1 + 1 बराबर 2 एटम। आ गया समझे? प्रूफ हो गया। तो इस तरह से प्रूफ भी कर दिया आपको। और क्या चाहिए? आप आपको चाहते तो बोलते हैं रट लीजिए कि बॉडी सेंटर यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं? 2 होते हैं, रट लो। ऐसा नहीं किया हम फिर, लेकिन यहाँ पे ये क्या बच जाता है आपको? ये पता नहीं चलता कॉर्नर पर कितना पार्ट होता है, एटम का कितना भाग होता है, बॉडी में कितना % अंदर होता है, तो 100% अंदर होता है बॉडी में, और कॉर्नर पर कितना होता है? 1/8 यानी 12.5%। तो यहाँ से भी क्या बनेगा? ऑब्जेक्टिव बनेगा कि कॉर्नर यूनिट सेल के कॉर्नर पे एटम्स का भागीदारी कितना होता है, तब बोलिएगा 12.5% यानी कि 1/8। बॉडी में बोलेगा तो कितना? 1 होता है यानी कि 100%। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। और यदि नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बताएंगे, फिर से आपको बता दिया जाएगा। ये जहां पे दिक्कत हो समझा दिया जाएगा। तो आपको हिंदी भी बता दिया और इंग्लिश भी बता दिया गया। इसका मतलब होता है, मतलब अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका में कुल परमाणुओं की संख्या, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका में कुल परमाणुओं की संख्या बराबर 2। टोटल नंबर्स ऑफ एटम्स एट कॉर्नर पोजीशन, कोनों पर कुल परमाणुओं की संख्या, अंतः केंद्र में परमाणुओं की संख्या, अंतः केंद्र में परमाणुओं की संख्या, ये सब पूरा डिटेल आपको बता दिया गया। अब इसको क्या करें? जल्दी से फटाफट क्या करें? नोट कर लें, है ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद आपका फेस सेंटर क्या है? फेस सेंटर, चलिए फेस सेंटर में देख लेते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन आता है वही आता है, बॉडी सेंटर से आता है, फेस सेंटर से आता है, प्रिमिटिव से आता है, और किसी से नहीं पूछा जाता है। तो जो आपसे पूछता है आपको बता दिया जा रहा है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। यह रूल आपको बता दिया, उससे आप बना सकते हैं। उसके बाद 2 नंबर जो था आपका, याद कीजिए क्या है? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब देखते हैं ये होता क्या है, तो लिख लेंगे इसमें द यूनिट सेल in which one constituent particle present at each phase center other than corner position is called what? Face centered unit cell. इसका हिंदी आप समझ लेंगे क्या होता है? द यूनिट सेल in which one constituent particles present at each phase center other than corner position is called phase center unit cell। जो हिंदी वाले हिंदी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखिएगा? वैसे एकक कोष्ठिका जिसमें एक अवयवी कण, वैसे एकक कोष्ठिका, जिनको हिंदी चाहिए लिख लेंगे, वैसे एकक कोष्ठिका जिसमें एक अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक पर या फलक केंद्र पर उपस्थित हो, प्रत्येक फलक केंद्र पर उपस्थित हो तो उसे फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों। द यूनिट सेल इन विच वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट ईच फेस सेंटर अदर देन द कॉर्नर पोजिशन इज कॉल्ड व्हाट? फेस सेंटर यूनिट सेल। हिंदी में एक बार सुन लें, वैसे एकक कोष्ठिका जिसमें एक अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक अंतः केंद्र में उपस्थित हो, तो उसे अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। चलिए एक बार और फिर से सुन लें।
वैसे एक कोष्ठिका जिसमें एक अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक केंद्र में उपस्थित हो तो उसे फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। क्लियर। अब यहां पे बात आता है कि इसमें कितने एटम्स रहते होंगे, तो आप लिख लेंगे सेकेंड पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर यूनिट सेल इज इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना, उसमें कितना आया था 2, यहां पे आ जाना चाहिए आपका फेस में, कॉर्नर पे हो गया आपका 1, अब फलक टोटल होता है 6 का आधा 3 4 आना चाहिए, कितना आएगा 4 एटम्स होते हैं। कितने होते हैं 4 एटम्स। टोटल नंबर्स ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल इज इक्वल टू कितना है 4 एटम्स है। फिर से सवाल आता है ये कैसे आया, ये 4 एटम कहां से आया, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं फिर से समझ लेते हैं इसको कहां से आया। 4 एटम्स कहां से आया, यहां पे देख ले, यहां छोटा पड़ जाएगा। तो सबसे पहले फेस सेंटर को देख लीजिए आप, देखिए ये आपके लिए बनाया है फेस सेंटर है, इसी के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। यही आपका फेस सेंटर है। जैसे एक यूनिट सेल है, जिसमें एटम्स कॉर्नर पोजीशन पे तो है, लेकिन कॉर्नर पोजीशन को छोड़ के और कितने कहां है, जितने भी फेस है सभी फेस पर हैं। जैसे ये फेस हुआ आपका, ये यूनिट सेल मान लिया जाता है 1 फेस 2 फेस 3 फेस 4 फेस 5 फेस और इधर 6 फेस हो गया। तो प्रत्येक फेस के बीच में देखिए एटम है, ये इसका फेस हो गया, सामने वाला फेस हो गया, इसके बीच में क्या है एटम है। तो ये जो देख रहे हैं ये जो अरेंजमेंट है आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है। ये क्या आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, आप ठीक से देख लें, ये क्या है आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है। एक यूनिट सेल है जिसमें जो है एटम्स प्रत्येक फेस के केंद्र में प्रेजेंट है। एटम्स प्रत्येक मतलब टोटल फेस के जो सेंटर है वहां पे उपस्थित है। यही आपका क्या है फेस सेंटर है, आपके लिए बनाया है, आप समझ में आ गया होगा। अब इसी को हम यहाँ पे बोर्ड पे बनाने जा रहे हैं। तो ये स्पेस में संभव है, ये स्पेस में संभव है, ये आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। टोटल मैंने बनाया था, कुछ टूट गया है, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, है ना। तो जैसे मान लिया जाए एक आप यूनिट सेल लेंगे, उसको फेस सेंटर में बदलेंगे, बहुत ही सिंपल होता है, बस आप समझने की कोशिश करें। बिंदास समझें, कोई दिक्कत नहीं, केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बस ये जो चैप्टर है थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है और उसको देखना रहता है। कॉन्सेप्ट यदि आपको पता चल रहा है तो फिर ये चैप्टर बहुत ही आसान है और नंबर भी उठाना बहुत ही आसान है। कुछ कुछ डेरिवेशंस हैं, बताएंगे आपको, वहां से जो क्वेश्चन आते हैं मतलब डायरेक्ट रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ये ए हो गया, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, एफ, ये जी है और ये क्या है आपका एच है। तो एटम्स क्या होता है, यहाँ पे टोटल जितने भी कॉर्नर पोजीशन है वहां तो एटम्स होंगे, तो जितने भी कॉर्नर है वहां पे क्या है आपका एटम्स है, ठीक है। लेकिन कोनों को छोड़ के इसके जितने भी फेस हैं उसके केंद्र में भी एटम होना चाहिए। तो टोटल 6 फेस होता है। कैसे देखिए, एक फेस ये हो जाएगा, ये हो गया एक फेस, ठीक है। इधर लेंगे दूसरा फेस, ये आपका हो गया सेकेंड फेस, ये हो जाएगा थर्ड फेस। आ रहा समझ में, ये हो जाएगा फोर्थ फेस, ये हो गया फोर्थ फेस। और इसको देखिए, ये हो गया आपका स्केच कहां कहां जा रहा है देखिए, ये हो गया आपका फिफ्थ पांचवा फेस हो गया, और ये जो हो गया आपका छठा फेस। आ रहा है समझ में। टोटल 6 फेस हैं। टोटल कितना है 6 फेस।
जैसे कि दिखा दें, EFGH एक फेस हो गया, HGAB दूसरा फेस हो गया, ABCD तीसरा फेस, CDEF चौथा फेस, GFCB पांचवा फेस, HEDA ये छठा फेस। टोटल कितना हो गया? 6 फेस हो गया। तो फेस कॉर्नर पोजीशन पे तो एटम है, ठीक है, पहले बता चुके हैं, लेकिन इसको छोड़कर और कहां होगा? मतलब फेस के केंद्र में। तो एक फेस ये हो गया, ये हो गया दूसरा फेस, ये हो गया तीसरा फेस, ये हो गया चौथा फेस। ओके, अब देखिए यहां तक तो ठीक है बात, लेकिन पांचवा फेस ये GFCB लीजिए, GFCB लीजिए। अब इसका बीच देखा जाए तो कहीं यहां पे होगा। अब HADE लीजिए, HADE लीजिए, तो इसका फेस कहीं यहां पे होगा। आ गया। तो कितने फेसेस होंगे टोटल? टोटल फेस हो गया 6, और जितने भी फेस है उसके केंद्र में एटम रखा गया है, ठीक है। तो आपको पहले बता दूं, जो कॉर्नर पे एटम होते हैं वो होता है, इसका कितना भाग अंदर होता है? 1/8 भाग, 1/8 भाग इसका अंदर होता है। लेकिन आप बोलेंगे कि जो फेस में है उसका कितना होता है अंदर? तो जो फेस पर है उसका हाफ होता है, 50%। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कि भाई बताओ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में फेस पर एटम कितना भाग होता है, एटम का कितना भाग होता है? तो 1/2 होता है, 1/2। हम प्रूव कर रहे हैं ये 4 एटम कहां से आया। तो याद रखिए, तो इसका तो आपको बता चुके हैं, 1/8 का मतलब कितना हुआ? 12.5%। और हाफ का मतलब कितना हुआ? 50%। कितना कंट्रीब्यूशन होता है जी? 50% होता है, ठीक है। अब चलिए सॉल्व करते हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर पोजीशन, ठीक है, सिंपल। टोटल कोना कितना है? 8। एक कोना पर कितना है? 1/8। तो कितने एटम्स हो जाएंगे? 1 एटम। तो कॉर्नर पे तो सभी कॉर्नर में मिला के कितना? 1 फिक्स है। उसके बाद फिर आपको निकालना है कहाँ पे? आपको निकालना है, आपको अभी जो निकालना है वो निकालना है, आपको बता दें कि फेस पर कितना होता है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स एट फेस सेंटर बराबर फेस सेंटर में कितना होगा? टोटल फेस कितना है? 6। एक फेस पर कितना है? 1/2। टोटल फेस है आपका 6 है। एक फेस पर परमाणु कितना पार्टिसिपेट कर रहा है? हाफ, यानी 50%। तो कितना आ जाएगा? 3 एटम्स। भागा देंगे, 2 तिया 6। तो कितना आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ एटम्स वेयर एट एटम्स इन फेस सेंटर यूनिट सेल जोड़ देंगे। कॉर्नर पोजीशन पर 1 हो गया, और फेस सेंटर में कितना हो गया? 3। तो 3 है, कितना हो गया? 4 एटम्स। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। तो कुछ किए, आराम से आ गया, तो प्रूफ भी कर दिए। आपको चाहते तो यही छोड़ देते कि भाई 4 होता है, याद कर लो। और फेस सेंटर में जो कंट्रीब्यूशन होता है एटम का 50% होता है, यानी कि हाफ होता है, इतना लिख के छोड़ सकते थे, लेकिन नहीं, आपको पूरा लिखवाए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इसका जल्दी से क्या करें? स्क्रीनशॉट लें, इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट। चलिए लास्ट एक बता देते हैं। इंड सेंटर जो पूछता नहीं है फिर भी आपको बता दे रहे हैं इंड सेंटर क्या होता है। उसके बाद प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, तो आपको पता चल गया होगा, एक ही रहेगा, क्योंकि उसमें एटम कहाँ होता है? सिर्फ कॉर्नर पोजीशन पे होता है। तो अभी चलिए फटाफट हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा। 3 नंबर जो था आपका, 3 नंबर जो है आपका क्या था? इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको बोलते हैं अंतः केंद्रित एकक कोशिका। क्या बोलते हैं इसको? अंतः केंद्रित एकक कोशिका। अब ये क्या होता है? लिखिएगा, द यूनिट सेल इन विच वन कंस्टिट्यूएंट
particle present at each end center other than corner position, is called what? End center unit cell. यूनिट सेल बहुत ही सिंपल है. यूनिट सेल ये क्या बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई यूनिट सेल है, समझिए कोई यूनिट सेल है, तो आपको एक चीज तो पता चल ही गया है कि एटॉम्स कहां पे होते हैं, कॉर्नर पोजीशन पे तो फिक्स है, रहेगा ही. नामकरण भी करने बता दिए. ये ए हो गया, बी सी डी ई एफ ए जी, और ये क्या हो गया आपका एच हो गया. तो कहने का मतलब कॉर्नर पोजीशन पे तो एटम रहेगा ही, लेकिन कॉर्नर पोजीशन को छोड़ के ये हो गया, इसका फेस का बीच हो गया, इसका निचला भाग यहाँ पे आ जाएंगे तो इंड में, एकदम किनारे में, इसका किनारे में. कहने का मतलब जैसे मान लीजिए जैसे ये किनारा है, ये क्या है आपका किनारा है मान लीजिए, इस किनारे के बीच में यदि एटम रहेगा, इस किनारे के बीच में यदि एटम रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल. क्या बोलेंगे, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल. ये आपका हो गया इंड सेंटर्ड यूनिट सेल हो गया, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल. तो यदि एटम यहाँ पे है तो यहाँ पे टोटल जो किनारा होता है 12 होता है. किनारा कितना होता है 12, और यहाँ पे जो पार्टिसिपेट करता है, इंड में जो पार्टिसिपेट करता है आपका एटम्स, यहाँ पे जो जैसे यहाँ पे एटम कितना रहता है 1/8 रहता है, और लेकिन यहाँ पे जो एटम्स रहेगा, यहाँ का जो पार्टिसिपेशन रहेगा 1/4 होता है. कितना होता है 1/4, यानी कि 25%. कितना परसेंट 25%. 1/4 गुना 100 करेंगे तो 4 से भागा देंगे तो 25 चौक कितना होता है 100, 25%. यहाँ पे 12.5% बॉडी में 100%, और फेस में रहता है आपका कितना 50% रहता है. कितना रहता है 50%. तो इसका हिंदी जान लें आप, इसका नंबर्स ऑफ एटम आप निकाल सकते हैं कितने होते हैं. तो पहले इसका हिंदी देख लें. द यूनिट सेल इन विच वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट ईच इंड सेंटर अदर देन द कॉर्नर पोजीशन इज कॉल्ड इंड सेंटर यूनिट सेल. इसका हिंदी लिखेंगे आप लोग अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका का, कि वैसे एकक कोष्ठिका जिसमें एक अवयवी कण, वैसे एकक कोष्ठिका जिसमें एक अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त उसके प्रत्येक अंत्य केंद्र में उपस्थित हो, तो उसे अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं. तो याद हो गया होगा, वैसे एकक कोष्ठिका जिसमें एक अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक अंत्य केंद्र में उपस्थित हो, तो उसे अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं. और एटम कहाँ रहेगा, कॉर्नर पोजीशन में तो रहेगा ही, लेकिन उसका किनारे के बीच में रहेगा. नोट में थोड़ा याद रखेंगे आप, नोट. अच्छा, अभी कुछ नोट में क्या याद रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम इन प्रिमिटिव यूनिट सेल. इसका भी क्वेश्चन आता है कभी कभी, स्टार मार्क लगा दे रहे. प्रिमिटिव यूनिट सेल बराबर एक एटम होता है. कितना होता है, एक एटम. इसका तो आपको पता ही है ना, प्रिमिटिव कैसे बनाए थे, याद कीजिए. प्रिमिटिव में कुछ नहीं है, सिर्फ एटम कहाँ रहेगा, कॉर्नर पोजीशन पे रहेगा. याद करें तो इसको ये ई एफ जी, और ये क्या है आपका एच है, जी एच. ये है जी और ये क्या है आपका एच. अब यहाँ पे एटम्स कहाँ होते हैं, सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं. कहाँ होते हैं बच्चे, सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं. तो कोनों पे भागीदारी कितना होता है एटम्स का, 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8.
टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे? एटम्स 8 गुना 1/8 कितना आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा? 1। क्योंकि और किसी भाग में तो है नहीं, सिर्फ कहां पे? कॉर्नर पे। प्रिमिटिव में कितना होता है? 1 होता है। तो आज जो आप लोग पढ़े हैं ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे उसका मतलब कितना, क्या बोलते हैं उसको, कितने आपका प्रतिशत अंदर है, कितने बाहर है, वो बता सकते हैं, है ना। उसके बाद जिसको कंट्रीब्यूशन बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। फिर किसे कहते हैं वो भी बता दिया गया। अब इसमें निकालेगा तो इसमें 4 आएगा। कितना आएगा इसमें? इसमें टोटल एटम्स कितने आएंगे? इसमें आएगा टोटल एटम्स, ये आपका इंड सेंटर यूनिट सेल है। ये क्या आपका? इंड सेंटर्ड यूनिट सेल है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या है आपका? प्रिमिटिव, जो पहले भी बता चुके हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसको सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसमें टोटल एटम्स यदि निकाला जाए, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो कितना आएगा? 4 ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इंड का टोटल नंबर्स ऑफ इंड, इसमें नंबर ऑफ, याद रखिएगा कि इसमें नंबर्स ऑफ इंड जो होता है, इंड जो किनारा, नंबर ऑफ इंड जो होते हैं बराबर 12 होता है। 12 किनारा होता है। कितना होता है? 12 होता है। तो 12 गुना 1/4 कीजिएगा, तो 4 तिया 12 और एक कॉर्नर पर, 4 तिया 12, 3 और एक कॉर्नर पे, कितना हो गया? 4। तो इस तरह इसका क्वेश्चन नहीं आता है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। उधर बॉडी सेंटर और फेस सेंटर इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी इसका भी निकाला। यदि कोई पूछे किनारा कितना होता है, नंबर्स ऑफ इंड कितने होते हैं? 12 होता है। कितना होता है आपका? टोटल 12 इंड होते हैं किसी भी आपका यूनिट सेल में। तो इस तरह से बच्चे देखे आज हम लोग, है ना। तो आज हम लोग ये देख लिए, और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा पैकिंग इफिशिएंसी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वहीं से आपका न्यूमेरिकल बनता है। वहीं से क्या बनता है? आपका न्यूमेरिकल बनता है। तो ठीक है, वीडियो यदि अच्छा लगे, आपको समझ में आया तो ठीक है, थम्स अप भेजेंगे, स्माइली भेजेंगे। थैंक यू। आज इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। अच्छा लगे तो सबको आप क्या करें, वीडियो को शेयर करके हेल्प करें, सभी बच्चे लाभ उठा सके। तो आज के लेक्चर समाप्त होता है, अपना वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।